ये वाला हो गया था ना, ये वाला हुआ था कि नहीं हुआ था? नहीं, ये नहीं हुआ, नहीं हुआ है ना, यही है, ये आपका है। वैसे तो उसमें लिखा हुआ है ही, चल जाएगा तो। चलिए, ये वाला नहीं मिला, मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन है, स्पेशल ओलंपिक भारत के गुडविल एम्बेसडर आयुष्मान खुराना को बनाया गया। आयुष्मान खुराना को और भी किसी चीज़ का एम्बेसडर बनाया गया? यूनिसेफ इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया आयुष्मान खुराना को। ठीक है, स्पेशल ओलंपिक भारत। आइए स्पोर्ट्स से एक न्यूज पढ़ लेते हैं। आज फीफा के बारे में पढ़ते हैं, बहुत दिन हो गया। फीफा, बताइएगा फीफा किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से। 2022 वाला कहाँ हुआ है? 2022 वाला कतर में, कतर में हुआ। जीता कौन? जीता कौन? अर्जेंटीना, अर्जेंटीना जीता। दूसरा नंबर पे कौन है? फ्रांस, दूसरा नंबर पे फ्रांस है। अर्जेंटीना कितनी बार जीती है? थर्ड बार, इसकी थर्ड विक्ट्री है, ये तीसरी बार है, थर्ड बार ये जीती है। अगला बताइएगा, फीफा का मुख्यालय कहाँ? फीफा का मुख्यालय ज्यूरिख, ज्यूरिख स्विट्जरलैंड, ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में। अगला, इसके अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष कौन है? जियानी इन्फेंटिनो, जियानी इन्फेंटिनो, इन्फेंटिनो। अच्छा, इसमें ये बताइएगा कि फीफा 2022 में गोल्डन बूट अवार्ड किसको मिला था? गोल्डन बूट, गोल्डन बूट अवार्ड बोलिए। मबापे, मबापे को गोल्डन बूट मिला है, और एक चीज़ और मिला है, सिल्वर बॉल, सिल्वर बॉल, ये भी मबापे को मिला। गोल्डन बॉल, गोल्डन बॉल किसको मिला? गोल्डन बॉल मिला है मेसी, मेसी को, मेसी। और मेसी को एक और अवार्ड मिला, सिल्वर बूट, सिल्वर बूट, सिल्वर बूट। यंग प्लेयर अवार्ड किसको मिला? यंग प्लेयर अवार्ड एंजो मार्टिनेज को, एंजो मार्टिनेज। अगला, फेयर प्ले अवार्ड, ये किसको मिला? फेयर प्ले अवार्ड इंग्लैंड। फीफा का मैस्कॉट क्या था? फीफा का मैस्कॉट क्या है? मैस्कॉट फीफा का शुभंकर जिसको कहते हैं, शुभंकर जिसको कहते हैं, फीफा का मैस्कॉट। लाइव, लाइव फीफा में जो फुटबॉल से खेला गया था, उस फुटबॉल का नाम क्या है? क्योंकि वो फुटबॉल का नाम पूछा गया एग्जाम में। फुटबॉल का नाम, जो फुटबॉल था वो था अल रिहला, अल रिहला, अल रिहला था फुटबॉल का नाम। अच्छा, फीफा का जो फुटबॉल था, सॉरी, फीफा जो कप था, उसका पदार्पण किसने किया था? कौन सी भारतीय अभिनेत्री ने की थी? फीफा कप का पदार्पण, फीफा कप का पदार्पण कौन सी भारतीय अभिनेत्री ने की थी? दीपिका पादुकोण, दीपिका पादुकोण। बताइएगा,
पहला फीफा कब कब हुआ था? पहला फीफा 1930 ईस्वी में, 1930 ईस्वी में। दूसरा, भारत पहली एक ही बार क्वालिफाई किया फीफा में, कब किया क्वालिफाई? भारत 1950 ईस्वी में क्वालिफाई किया, 1950 ईस्वी में क्वालिफाई किया। अगला, एक फीफा, ये तो फीफा 2020 था मेंस वाला, फीफा 2020, फीफा वर्ल्ड कप वीमेंस वाला कहाँ होगा? फीफा वीमेंस वर्ल्ड कप 2023 ये कहाँ होगा? ये होगा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में। इसका जो शुभंकर है तजूनी, तजूनी शुभंकर, इसका तजूनी, तजूनी याद रखेगा, इसका शुभंकर तजूनी। एक फीफा अंडर 17 था, फीफा अंडर 17, फीफा अंडर 17, ये कौन जीता है? ये तो क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा, वोमेंस वाला, वीमेंस वाला ही यहाँ पे लिख दीजिएगा, वीमेंस वाला, वीमेंस वर्ल्ड कप। ये कौन जीता है? स्पेन, स्पेन। और ये हम बार बार बताए भी थे कि ये एग्जाम में क्यों पूछ रहा है, क्योंकि ये इंडिया में हुआ है, ये इंडिया में हुआ है। इसका जो स्थान है इंडिया, ये जो हुआ है इंडिया में हुआ है, ठीक है, याद रखिएगा। पहला जो फीफा हुआ था 1930 में हुआ था, ये आप लिख सकते हैं, उरुग्वे में हुआ था, उरुग्वे ही जीता था, उरुग्वे में हुआ था, उरुग्वे ही जीता था, ठीक है, उरुग्वे में हुआ था। और 2 बार नहीं हुआ है फीफा वर्ल्ड कप, 2 बार नहीं हुआ, 1942 और 1946 में नहीं हुआ, बाकी हर बार हुआ है, ठीक है ना। 2018 वाला कब हुआ था? सॉरी, 2018 वाला हुआ कहाँ था? 2018 वाला कहाँ हुआ था? रूस, रूस, और जीता था फ्रांस। आपको 18 भी याद रखना है, 22 भी याद रखना। 26 वाला कहाँ हुआ? अब कहाँ लिखे, मतलब होगा 26 वाला कहाँ होगा? कनाडा, यूएसए और मैक्सिको, कनाडा, यूएसए और मैक्सिको, ठीक है। चलिए देखिए, इसमें इंपॉर्टेंट पहला कुछ देखिएगा। सबसे पहले आपसे ये पूछा जा सकता है कि फीफा जीता कौन था, तो ये वाला इंपॉर्टेंट है, अर्जेंटीना, ठीक है, फीफा अर्जेंटीना जीता है। और किसको हरा के जीता, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पिछला बार का विजेता फ्रांस, उसको हरा कर जीता है, ठीक है, और जीता अर्जेंटीना है, ठीक है। दूसरा, भारतीय अभिनेत्री ने पदार्पण किया, इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि कौन किया, दीपिका पादुकोण किया। मुख्यालय ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड में। अध्यक्ष जियानी इन्फेंटिनो। शुभंकर इंपॉर्टेंट है, लाइव, शुभंकर इंपॉर्टेंट है, लाइव। गोल्डन बूट अवार्ड, अब जिसमें बूट लगा हुआ है गोल्डन, वो मवापे है, तो गोल्डन बूट है तो सिल्वर बॉल भी इसी को मिला, ठीक है ना। गोल्डन बॉल है तो सिल्वर बूट इसको मिल जाएगा, मेसी को, ठीक है, मेसी को। ये आप छोड़ सकते हैं, यंग प्लेयर अवार्ड वाला इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी आप छोड़ सकते हैं, ये भी आप, ये थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इससे ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है, लाइव। इसका मैस्कॉट शुभंकर जो है वो लाइव है, ठीक है। चलिए, उसके आगे जो है कि पहला बार कब खेला गया था, तो 1930 ईस्वी में खेला गया था। भारत एक ही बार क्वालिफाई किया 1950 ईस्वी में। अगला वाला इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है कि अगला बार जो होगा वो होगा कनाडा, यूएसए और मैक्सिको में, अगला वाला होगा। फीफा वीमेंस वर्ल्ड कप जो होगा ये होगा ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड 2023 में। इसका शुभंकर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तजूनी, तजूनी,
ठीक है। फीफा अंडर 17 ये एग्जाम में पूछ रहा है, बहुत पूछ रहा है, इसीलिए बता दिए, क्योंकि इंडिया में हुआ है, जीता कौन है, स्पेन जीता है। 18 वाला पुराना है, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, विश्व साइकिल दिवस 3 जून को मनाया जाता है। विश्व साइकिल दिवस 3 जून को मनाया जाता है। बताइएगा 1 मई को क्या मनाया जाता है? एक मई गुजरात महाराष्ट्र का स्थापना दिवस है, स्थापना दिवस। दूसरा चीज श्रमिक दिवस, श्रमिक दिवस। 2 मई टूना दिवस, अस्थमा दिवस भी ना है, अस्थमा दिवस। एक चीज जान लीजिए, अस्थमा दिवस जो है 2 मई को ही नहीं मनाया जाता। अस्थमा दिवस हर मई के जो पहले मंगलवार रहता है उस दिन मनाया जाता है, चाहे वो कोई भी डेट हो। अस्थमा दिवस मंगलवार, मई का पहला मंगलवार को मनाया जाता है, मई का पहला मंगलवार, मंगलवार को। अगला 3 मई प्रेस स्वतंत्रता दिवस, प्रेस स्वतंत्रता दिवस। अगला 7 मई एथलेटिक्स डे, एथलेटिक्स डे। 8 मई रेड क्रॉस दिवस। बता सकते हैं रेड क्रॉस की स्थापना किसने की थी? हम बताए थे कि वही व्यक्ति है जिनको नोबेल प्राइज फॉर पीस पहली बार मिला, पीस शांति के क्षेत्र में ना, सही बात है। 8 मई रेड क्रॉस दिवस, हेनरी डुनांट, रेड क्रॉस दिवस, हेनरी डुनांट। अगला 11 मई, 11 मई राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस क्यों मनाया जाता है? राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस क्यों मनाया जाता है बताइएगा। इसी दिन एक ऑपरेशन लॉन्च हुआ था, कौन सा ऑपरेशन? ऑपरेशन शक्ति। हम दोनों का कहानी बताए थे, ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा, ऑपरेशन शक्ति, दोनों का कहानी हम बताए थे। जो 74 में स्माइलिंग बुद्धा था, 98 में 11 मई 1998 को ऑपरेशन शक्ति लॉन्च किया गया था, ठीक है। अगला 12 मई नर्स दिवस। 15 मई, 15 मई वैश्विक परिवार दिवस, वैश्विक परिवार दिवस। 16 मई राष्ट्रीय डेंगू दिवस, राष्ट्रीय डेंगू दिवस। 17 मई, 17 मई हाइपरटेंशन डे, हाइपरटेंशन डे, हाइपरटेंशन डे। अगला 20 मई मधुमक्खी दिवस, मधुमक्खी दिवस। 24 मई, 24 मई वाला पढ़ाए नहीं है, 24 मई जो है वो भारतीय राष्ट्रमंडल दिवस, भारतीय राष्ट्रमंडल दिवस, भारतीय राष्ट्रमंडल दिवस, ठीक है। 21 मई को छूट गया, आतंकवाद विरोधी दिवस भी होगा। वो नहीं आएगा। 31 मई मोदी जी प्रचार कर दिए, इसका मतलब क्या? 31 मई, 31 मई तंबाकू निषेध दिवस, तंबाकू निषेध दिवस। चलिए एक बार बोलिएगा, 1 मई को क्या क्या मनाया जाता है? गुजरात महाराष्ट्र का स्थापना दिवस। 2 मई टूना दिवस। 3 मई, 7 मई, 8 मई, 11 मई, 12 मई, 15 मई, 16 मई, 17 मई,
20 मई, 24 मई, 31 मई, इसमें 21 मई छूट गया है, जो आतंकवाद विरोधी दिवस, जिस दिन की राजीव गांधी की हत्या की गई थी, आतंकवाद विरोधी दिवस भी होगा। ठीक है, भारतीय राष्ट्रमंडल दिवस, राष्ट्रमंडल ग्रुप है, राष्ट्रमंडल के बारे में नहीं मालूम है, कॉमनवेल्थ के बारे में, कॉमनवेल्थ गेम होता है ना, राष्ट्रमंडल वो है जो कि जब ब्रिटेन जो था, ब्रिटेन जब औपनिवेशिक रूप में रहता था, मतलब कि पूरा भारत का पूरा दुनिया में जिस जिस देश को अपना उपनिवेश बनाया ब्रिटेन, ठीक है ना, सबको मिला के ग्रुप बनाया गया जिसको कहा गया राष्ट्रमंडल। ठीक है ना। और जब भारत आज़ाद हुआ था तो आप पढ़े होंगे, अब पढ़े कि नहीं पढ़े हमको नहीं मालूम, लेकिन कैबिनेट मिशन जब पढ़े होंगे, क्रिप्स मिशन जब पढ़े होंगे, तो उसमें यह बोला गया था, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम में यह बोला गया था कि अगर आप चाहो, क्योंकि राष्ट्रमंडल बनाया गया था कि जो लोग ब्रिटेन का या तो गुलाम रह चुके हैं या हैं, वो सब इसका पार्ट होंगे, तो बोला गया कि राष्ट्रमंडल का अगर तुम हिस्सा रहोगे इसका मतलब अभी भी भारत गुलाम है। तो बोला गया, ब्रिटेन बोला ऐसा कोई ज़रूरी नहीं, आप चाहें तो इससे हट भी सकते हैं, आप चाहें तो इससे हट भी सकते हैं। तो जो राष्ट्रमंडल खेल होता है ना, उस खेल में देखिएगा वही सब देश भाग लेता है ना जो कि ब्रिटेन का कभी ना कभी गुलाम रहा होगा। ठीक है, उसी ग्रुप को बोला गया राष्ट्रमंडल। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यूएनसीसी 2023 कॉन्फ्रेंस यूएई में हुआ है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज यूएई में। बताइएगा, मशीन कैन सी समिट ये कौन सा कहाँ हुआ? मशीन कैन सी समिट, मशीन कैन सी समिट ये हुआ है यूएई में, ये भी यूएई, मशीन कैन सी समिट यूएई। दूसरा वाटर समिट, वाटर समिट कहाँ? न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क में। क्वाड ये तो आपको बताना चाहिए, क्वाड समिट होने वाला था ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन हो गया कहाँ? जापान में, याद रखेगा। अच्छा, कहीं कहीं अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे, हम 2-3 जगह देखें, कहीं कहीं अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे और ऑप्शन में दिया हुआ रहे, ऑप्शन में आपका जापान नहीं दिया हुआ रहे और ऑस्ट्रेलिया दिया रहे और एक ऑप्शन दिया रहे कि रद्द हो गया, तो आप आंसर कीजिएगा रद्द हो गया। ठीक है ना, आप वहाँ आंसर कीजिएगा रद्द हो गया, क्योंकि बहुत जगह हम देखें कि बोला ऐसे कि रद्द हो गया। ठीक ना, बहुत जगह बोला कि नहीं जापान में हुआ। ठीक है ना, तो जैसा रहेगा उस अनुसार से आप मारिएगा। बताइएगा अगला G7 समिट, G7 49वां G7 समिट है, ये 2023 का है जापान में। 2024 वाला कहाँ होगा? 2024 वाला एक्चुअली बात ये कि अभी तक ही हम पढ़ाई नहीं, पहली बार आज बता रहे हैं। ठीक है ना, 2024 वाला जो हुआ है क्वाड का हम बताए थे इंडिया में हुआ। ठीक है ना, 2024 का जो हुआ है होगा G7 समिट, वो होगा इटली में, इटली में होगा। ठीक है, ये क्वाड 2023 है, क्वाड 2023 है, क्वाड 2024 लिख सकते हैं इंडिया, क्वाड 2024 इंडिया में, इंडिया में क्या चाहिए? नहीं लिखिए, आपकी मर्जी, आपकी मर्जी। चलिए आगे देखिएगा, नाटो, नाटो एक चीज़ जान लीजिए, जितना हम आपको ये हम मानते हैं कि हम जितना बताते हैं आपको घर में लिखने में टफ होगा, लेकिन एक चीज़ जान लीजिए, अगर आप यहाँ लिखिएगा तो लिखते रह जाइएगा, 3 महीना लिखते रह जाइएगा। ठीक है ना, तो इस अब ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा 1.5 घंटा लगेगा, लेकिन आप कोशिश कीजिए कि घर में ही लिखिए, क्योंकि जब यहाँ पढ़े हुए रहिएगा ना, घर में लिखिएगा तो घूमेगा दिमाग में वो चीज़। नाटो 2022, नाटो 2022 ये कहाँ हुआ? स्पेन, मैड्रिड, स्पेन में। 2023 वाला कहाँ होगा? 2023 वाला होगा लिथुआनिया का, विल्नियस में, विल्नियस,
लिथुआनिया, लिथुआनिया। अगला बताइएगा, G20 समिट 2023 ये कहाँ? भारत में, इंडिया में। अच्छा, मिलेट्स कॉन्फ्रेंस कहाँ हुआ? मिलेट्स कॉन्फ्रेंस, मिलेट्स कॉन्फ्रेंस कहाँ हुआ? नई दिल्ली में, न्यू दिल्ली में, न्यू दिल्ली। अगला बताइएगा, हिंद महासागर सम्मेलन, इंडियन ओशियन समिट, इंडियन ओशियन समिट, इंडियन ओशियन समिट बांग्लादेश, बांग्लादेश, बांग्लादेश में हुआ। बताइएगा, एससीओ समिट 2023 इंडिया में। अच्छा, इसका थीम क्या था? एससीओ का थीम क्या था इंडिया में? हमको तीनों का थीम बताइए। तो तीनों में से कोई तो कोई पूछेगा, जो जो भारत में हो उसका थीम ही पूछेगा। एक G20 का थीम बताइएगा, एक एससीओ का थीम बताइए। एससीओ का थीम क्या है? G20 का क्या थीम है? बोलिए। हाँ, कोई तो सही बोल रहे हैं। वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबकम, ठीक है। एक है वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर करके कुछ है, वो भी एक है। एससीओ का जो थीम है वो है फॉर अ सिक्योर एससीओ। आप एकदम पूरी तरह से निश्चिंत हो जाइए कि जिस भी समिट का आयोजन भारत में हुआ वो समिट आपसे नहीं पूछेगा कि कहाँ हुआ। वो जब भी पूछेगा उसका थीम पूछेगा, ठीक है ना। वो जब भी पूछेगा थीम पूछेगा। हर पॉपुलर समिट का थीम ही पूछा जाता, ठीक है। तो एससीओ तो आपको पता ही है कि इंडिया में हो रहा है, तो वो नहीं पूछेगा। पूछेगा एससीओ का थीम क्या? फॉर अ सिक्योर एससीओ, फॉर अ सिक्योर एससीओ ये है। G20 का लिख दीजिए, वसुधैव कुटुंबकम है, वसुधैव कुटुंबकम, कुटुंबकम, ठीक है। चलिए अगला बताइएगा, हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ? बहुत बढ़िया, हिंदी सम्मेलन फिजी। जब आप, यही चीज़ होता है, जब आप 2-3 बार रिवीजन कर लेते हैं ना, या उस चीज़ का रिवीजन हो जाता है ना, तो करंट अफेयर ऐसा चीज़ है कि दिमाग भी टाइम नहीं देगा सोचने के लिए, मुंह से ऑटोमेटिक निकल जाएगा तुरंत, ठीक है। तो ये इसका ये है कि तुरंत निकल जाता है, ठीक है। वाटर, तो मशीन कैन सी समिट कहाँ हुआ? यूएई में। वाटर समिट, क्वाड समिट तेज, 49वां G7 समिट, 2024 का G7 समिट, क्वाड 2024, नाटो 22, नाटो 23, ये करंट का है। यह भी नाटो 2023 विल्नियस लिथुआनिया भी याद रख सकते, उसी की राजधानी है। G20 2023 इंडिया। मिलेट्स कॉन्फ्रेंस, ये वाला लिख लीजिएगा कि नहीं आएगा एग्जाम में, ठीक ना, पक्का नहीं आएगा एग्जाम में। क्योंकि G20 समिट में आपको पता है क्या पूछेगा? वो हमको भी बनाना पड़ेगा पूरा कलेक्शन। G20 समिट में 150 से 200 समिट हुआ है, अभी चल ही रहा, पूरा लगभग 250 समिट है। पूरा भारत घूम घूम के समिट हो रहा, ठीक ना। हम लोग कोई क्षेत्र नहीं छोड़े हैं, पूरा जम्मू कश्मीर डल झील में हो रहा था इधर कुछ दिन पहले समिट, ठीक है ना। पूरा भारत को हम लोग, जैसे नया नया घर होता है तो गृह प्रवेश होता है तो घुमा देते हैं ना पूरा घर, और सही जब पहली बार G20 समिट हो रहा तो क्या किया इंडिया? सब जगह रख दिया, जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पूरा घूम के जाओ भारत, ठीक है ना, पूरा घूम के जाओ भारत। और देखिए इंडिया का सॉफ्ट कल्चर ही बोला कि अब भारत में आप रह रहे हैं तो बहुत सामान मिलेगा। तमिलनाडु में जाइएगा, बिहार में चलाइएगा तो मधुबनी पेंटिंग लेके ही जाइएगा, ठीक ना, देंगे ही हम, ठीक है। तो जब लेके जाइएगा, बिहार में ये है, ऊपर बंगाल में जाइएगा तो रसगुल्ला, ठीक है ना, तो ऊपर जाइएगा तो ऊपर तो और है, केसर है, गुच्छी मशरूम है, ठीक है ना, लेके जाइएगा। तो पैसा कहाँ से लाइएगा? तो बोला गया कि ऐसा कीजिए कि जो जो देश वाला है ना, ऐसा बोला कि जो जो देश वाला है ना, सबको बोलिए कि यूपीआई अपना वाला यूज करे, भारत वाला, ठीक ना, भारत वाला यूपीआई यूज करे, भारत पे या फोन पे जो भी होता, ठीक है ना,
वो सब भी सोचा कि नहीं सही बात है, खरीदेंगे तो कहाँ से खरीदेंगे। देखिए ये होता है सॉफ्ट कल्चर, हम यूज भी करवा रहे हैं, ठीक है ना। और नेपाल तो पूरी तरह से, पहला नेपाल कंट्री है जो पूरी तरह से यूपीआई को अपनाया है, भारत के यूपीआई को, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। साउथ कोरिया में विश्व का सबसे बड़ा चिप सेंटर का निर्माण सैमसंग करेगा। ये क्वेश्चन तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन साउथ कोरिया से एक चीज़ याद रखिए कि चिप सेंटर और साउथ कोरिया से एक अलायंस है जिसके बारे में आप जान लीजिए। वो अलायंस का नाम है चिप अलायंस। चिप अलायंस, चिप अलायंस, और इसी को कहा जाता है चिप 4 या चिप 4। चिप 4 इसलिए कहा जाता है ना क्योंकि इसमें 4 कंट्री आती है, 4 कंट्री आती है। एक साउथ कोरिया, एक यूएस, एक जापान और एक ताइवान। ये चिप जो बात हो रहा है ना, ये सेमीकंडक्टर चिप का बात हो रहा है, ठीक ना। सेमीकंडक्टर का अब तो थोड़ा बैलेंस भी हुआ है। कुछ समय पहले सेमीकंडक्टर का ऐसा था कि पूरा पूरा वर्ल्ड में शॉर्टेज हो गया था। और सबसे अगर ज़्यादा उत्पादन कहें सेमीकंडक्टर का कहाँ होता है तो ताइवान में होता है, वो ताइवान में होता है, ठीक है ना, वो ताइवान में होता है। और इसीलिए भारत क्या किया, भारत का एक राज्य है गुजरात, गुजरात अपना एक पॉलिसी ही लेके आया, सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2022 से 27 तक के लिए। क्योंकि सेमीकंडक्टर का यूज सब जगह होता है, आपके मोबाइल में यूज होता है, जितना भी डिवाइस है इसमें यूज है, इसमें यूज है, जितना भी डिवाइस है डिजिटल सब में यूज होगा, सब में यूज होगा। तो चिप 4 जो है या साउथ को, ये चिप 4 जो अलायंस है, यही 4 लोग, यही 4 देश जो है मिल के बनाया है ताकि चिप के शॉर्टेज को कम किया जा सके, ठीक है। तो यही है। अगला देखते हैं, मणिपुर हिंसा की जांच के लिए अजय लांबा समिति। मणिपुर हिंसा की जांच, मणिपुर हिंसा के बारे में आप लोग थोड़ा बहुत तो जानते होंगे, न्यूज में देखे होंगे, तो कुछ नहीं, हम लोग को बिहार से मतलब है सिर्फ, बस यहाँ कुछ हो रहा है तो वो भी घर मोहल्ला में है तब सही है, नहीं तो फिर उधर उधर भी नहीं देखेंगे। मणिपुर हिंसा क्या है जो समझते हैं। मणिपुर हिंसा, हम तो बोलते हैं इतना काम आपको एक भारत के नागरिक होने के नाते भी करना चाहिए कि आधा घंटा आप पढ़ाई कीजिए, मतलब कि पेपर, न्यूज़पेपर पढ़ा कीजिए, कम से कम चल क्या रहा है देश दुनिया में ये तो जानिए। अपने आप को ये मत फील कराइए कि आप मंगल ग्रह से ही हैं, ठीक ना। ये रखिए कि मतलब कि चल क्या रहा है, तब ना। मणिपुर हिंसा जो है मणिपुर हिंसा जो है बहुत लाइमलाइट में था। ये अब क्या है जो हम बताते हैं। मणिपुर हिंसा क्या है कि मणिपुर दो क्षेत्र में बटा हुआ, एक जो है पहाड़ी एरिया है और एक जो है घाटी वाला एरिया। एक पहाड़ी एरिया है और एक घाटी वाला एरिया, ठीक है ना। अब जो पहाड़ी एरिया है, मणिपुर का जो पहाड़ी एरिया है, उसमें ज़्यादातर क्या कुकी और लेप्चा, क्या हम बताए हैं, नहीं कुकी बता देते हैं। जो 2 समुदाय है कुकी और लेप्चा, एक्चुअली है क्या ना कि ऑलरेडी जनजातीय समुदाय के रूप में वहाँ है कुकी और लेप्चा, ये रहता है पहाड़ी क्षेत्र पे, ठीक है ना। अब पहाड़ी क्षेत्र का एरिया जो है वो कम है, ठीक है ना। नीचे जो है घाटी वाला क्षेत्र एरिया, जाहिर सी बात है ये अच्छा सा एरिया है, ये अच्छा एरिया है, यहाँ पे सुख सुविधा ज़्यादा है। तो ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है, इसमें एक समुदाय रहता है जिसका नाम है मेइती समुदाय, मेइती समुदाय। अब हुआ क्या कि मेइती समुदाय के पास एरिया भी ज़्यादा है और इसका जनसंख्या भी कम है, इसका जनसंख्या भी कम है। ये 53% से ज़्यादा क्षेत्रफल कवर किए हुए मणिपुर का, लेकिन इसका जनसंख्या कम है और इसका जनसंख्या भी ज़्यादा और इसका एरिया कम है, ठीक ना। तो मेइती समुदाय ये बोला कि हमको भी जनजातीय वर्ग में शामिल किया जाए, ताकि जनजाति वर्ग में शामिल होगा तो आरक्षण मिलेगा उसको, ठीक है ना। तो कुकी लेप्चा का ये कहना है
ये समुदाय का ये कहना कि पहली बात कि ये तो रह भी रहा है समृद्ध क्षेत्र में, ये रह भी रहा है अच्छा क्षेत्र में, दूसरा इसके पास क्षेत्र भी ज़्यादा है, तीसरा इसका जनसंख्या भी कम है। हम रह भी रहे हैं दिक्कत से, मेरे यहाँ क्षेत्र भी कम है, अब यहाँ जनसंख्या भी ज़्यादा है। तो इसका फिर कहना था कि बांग्लादेश वगैरह से जो भी इधर से आ रहा है सब आके यहाँ रह जा रहा है, वो पहाड़ पे चढ़ के थोड़ू रहने जाएगा, इधर ही आके रह जा रहा है। तो ये सरकार ये कोर्ट बोली, वहाँ की कोर्ट बोली मणिपुर की कि स्टेट गवर्नमेंट को ये निर्देश दी कि आप ऐसा कीजिए, इसको शामिल कीजिए, जनजातीय समुदाय में इसको शामिल कीजिए। यही जो आदेश देना था, इसके बाद ही पूरा हिंसा भड़क गया, पूरा हिंसा भड़क गया मणिपुर में कि नहीं इसको शामिल नहीं हो सकता। इसके द्वारा कुकी और लेप्चा के द्वारा बहुत हिंसा किया गया। ठीक है, तो अपने को उस पर नहीं जाना है कि कौन सही है कौन गलत है, ठीक है ना, बस मुद्दा थोड़ा बहुत समझ लीजिए कि क्या है नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ से अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो ये नहीं पूछेगा, वो तो बस एक आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि चला क्या, ठीक ना। लेकिन वो पूछेगा तो पूछेगा कुकी या लेप्चा किस राज्य का समुदाय है, जनजातीय समुदाय, तो मणिपुर का। मेती समुदाय, मेती समुदाय किस राज्य से संबंधित है, मणिपुर से संबंधित है, ठीक है ना। मणिपुर से आइए कुछ कुछ समिति के बारे में पढ़ लेते हैं। पहले ये बताइएगा कि मणिपुर के नाम से एक पर्वत माउंट मणिपुर रखा गया है, ठीक है ना। उस पर्वत का पहले क्या नाम हुआ करता था, माउंट मणिपुर का नाम पहले क्या हुआ करता था, हाल ही में उसका नाम बदल के माउंट मणिपुर कर दिया गया है। माउंट हैरियट, माउंट हैरियट का नाम बदल के माउंट मणिपुर कर दिया गया है। माउंट मणिपुर कर दिया गया, ठीक है, हो गया। आइए कुछ कुछ समिति पढ़ लेते हैं। कुछ कुछ समिति पढ़ लेते हैं जो एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है ना। एक है गोईपेरिया समिति, गोईपेरिया समिति ये किससे संबंधित है, बैंकिंग से, बैंकिंग से संबंधित है। और राजा चलैया समिति किससे संबंधित है, राजा चलैया समिति किससे संबंधित है, कर से, कर से संबंधित है। अगला रेखी समिति, रेखी समिति ये अप्रत्यक्ष कर से संबंधित है, अप्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर से। वांचू समिति ये प्रत्यक्ष कर से संबंधित है। गोस्वामी समिति, गोस्वामी समिति औद्योगिक रुग्णता, औद्योगिक रुग्णता, औद्योगिक रुग्णता से संबंधित है। मतलब ये है इसका मतलब ये है कि ये भी गलत ही लिखा हुआ, औद्योगिक रुग्णता, इसका मतलब यह है कि उद्योग के क्षेत्र में जो काम रुका हुआ है या काम धीमा है, या कुछ कह सकते हैं कि जो बीमारी होता है उद्योग के क्षेत्र में, बीमारी मतलब ये वाला बीमारी नहीं, मतलब काम सही से नहीं हो रहा है या नौकरशाही वाला है, तो उसको खत्म करने के लिए गोस्वामी समिति लाया गया था। नरसिम्हम समिति, नरसिम्हम समिति हमको लगता है पहली बार आप लोग लगता है पढ़ ही रहे हैं समिति, क्योंकि नरसिम्हम समिति बहुत इंपॉर्टेंट था, बैंकिंग से संबंधित है, बैंकिंग से, बैंकिंग से संबंधित है। नरसिम्हम समिति बैंकिंग से संबंधित है। कस्तूरी रंगन समिति, कस्तूरी रंगन समिति
नई शिक्षा नीति से, नई शिक्षा नीति से संबंधित है, नई शिक्षा नीति से संबंधित है, कस्तूरी रंगन समिति। अगला महाजन सेठी समिति, चीनी उद्योग से, चीनी उद्योग। अगला ज्ञान प्रकाश समिति, ज्ञान प्रकाश समिति, ये चीनी घोटाला से, चीनी घोटाला से। अगला दंतेवाला समिति, दंतेवाला समिति, दंतेवाला समिति, इससे आप लोग को रिलेट कर सकते हैं बेरोजगारी से, बेरोजगारी से। अगला भगवती समिति, भगवती समिति बेरोजगारी से। इस बार एक बार इसलिए बता दे रहे हैं कि अगला बार आपको लिखना नहीं पड़ेगा, फिर यही समिति बार बार आएगा, ठीक ना। बेरोजगारी से भगवती समिति। अगला सच्चा समिति, सच्चा समिति मुसलमानों के, मुसलमानों के आर्थिक एवं शैक्षणिक विकास से, आर्थिक एवं शैक्षणिक विकास, आर्थिक एवं शैक्षणिक विकास से, ठीक है। और पढ़ ही लेते हैं। आबिद हुसैन समिति, आबिद हुसैन समिति किससे संबंधित है? लघु उद्योग से, लघु उद्योग से। सुरेश तेंदुलकर समिति किससे संबंधित है? ये तो पढ़े होंगे। एक समिति आप लोग पे भी बैठाना चाहिए, क्या क्या पढ़े नहीं पढ़े। सुरेश तेंदुलकर समिति, तेंदुलकर, सुरेश तेंदुलकर समिति। गरीबी आकलन, गरीबी आकलन के लिए, गरीबी आकलन के लिए। गॉडगिल समिति, गॉडगिल समिति पश्चिमी घाट के संरक्षण के लिए। पश्चिमी घाट जानते हैं ना, पश्चिमी घाट के संरक्षण के लिए, पश्चिमी घाट के संरक्षण के लिए। जानकी रमन समिति, प्रतिभूति घोटाला, प्रतिभूति घोटाला। प्रतिभूति घोटाला। सत्यम समिति, सत्यम समिति वस्त्र, वस्त्र से, सत्यम समिति वस्त्र से, ठीक है। सत्यम समिति वस्त्र से। अभी तो अब छोड़िए, हटाइए। पंचायती राज वाला तो भूल ही गए अभी, लेकिन लिख लीजिए उसको, ठीक है ना। बलवंत राय मेहता समिति, पंचायती राज का अलग बता देंगे। बलवंत राय मेहता समिति कुछ और से संबंधित है, जिससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, इकोनॉमिक्स का है, ठीक है। बलवंत राय मेहता समिति। अभी 5-6 समिति तो पंचायती राज का होगा। बलवंत राय मेहता समिति। एक चीज जानिएगा, ये थोड़ा सा हम बता देते हैं। आप लोग पढ़े होंगे पंचायती राज, स्थानीय स्वशासन पढ़े होंगे, लेकिन जानिए कि जब ये नहीं था ना, जब पंचवर्षीय योजना ये सब नहीं था, ठीक है ना, तो उसके पहले सरकार, इसके पहले 2 कार्यक्रम लाई थी। सरकार का ये कहना था कि हम करके देखते हैं कि ये चीज़ होता कि है कि नहीं होता है, पंचायती राज वाला सिस्टम में। उसमें एक कार्यक्रम आया था सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 ईस्वी में, और एक कार्यक्रम आया था राष्ट्रीय सब विस्तार कार्यक्रम 1953 ईस्वी में। यही दोनों का जांच करने के लिए बोला गया था बलवंत राय मेहता जी को, ठीक है ना। और वही जांच में पाया गया कि इससे वो काम नहीं हो रहा है। पंचायती राज का मेन मकसद क्या है? स्थानीय स्वशासन, अंतिम लोगों तक पहुंच जाना चाहिए योजना का लाभ, ठीक है ना।
तो इसी के लिए लाया गया था। आप जब इकोनॉमिक्स पढ़िएगा तो उसमें पहला योजना जब पढ़ना रहेगा ना, तो यही दो योजना, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, ये बीपीएससी में पूछा था, नहीं ये नहीं, राष्ट्रीय सविस्तार कार्यक्रम पूछा था। 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम आया था और राष्ट्रीय सविस्तार कार्यक्रम 1953 में आया था। तो ये दोनों की जांच के लिए ये समिति बैठाया गया था, ये दोनों की जांच के लिए। एक सामुदायिक विकास कार्यक्रम ये आया था आपका 1952 ईस्वी में, 1952 ईस्वी में। एक है राष्ट्रीय सविस्तार कार्यक्रम, राष्ट्रीय सविस्तार कार्यक्रम, कहीं कहीं विस्तार भी रहता है सिर्फ। राष्ट्रीय सविस्तार कार्यक्रम 1953 ईस्वी में, 1953 ईस्वी में, इसी का जांच के लिए, इसके जांच के लिए लाया गया था। ये हम लोग सिर्फ पढ़ लेते कि पंचायती राज के है पहला समिति बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति ठीक है, पंचायती राज के लिए पहला समिति है, लेकिन बलवंत राय मेहता समिति गठित कोई और उद्देश्य से पहले की गई थी, ठीक है, पहले इस चीज के लिए गठित किया गया था। जब ये फेल हो गया, बलवंत राय मेहता समिति ये बोल दिया कि नहीं इससे काम नहीं चल रहा, इससे काम नहीं चल रहा, तब लाया गया फिर आपका, ठीक है ना, ये पंचायती राज वाला सिस्टम, ठीक है। क्या अशोक मेहता तो उसके बाद आया ना, वो तो 77 में फिर अशोक मेहता आया, पीके ठुंगन आया, लक्ष्मीवल सिंह भी आया, ठीक है ना, तो बाद में आया सब, ठीक है। तो बलवंत राय मेहता समिति पहले, सबसे पहले यही समिति आया था, ठीक है। तो खैर आप लोगों को तो हम पॉलिटी पढ़ाएंगे, उसमें पंचायती राज पढ़ा ही देंगे। अब बताइएगा, दो समिति है, एक समिति का नाम बताना, हिस्ट्री से है, ठीक है ना, हिस्ट्री से है। दो समिति, पहला समिति है हंटर आयोग, हंटर आयोग, हंटर आयोग, बोलिए, बहुत बढ़िया, हंटर आयोग, जालियांवाला बाग, जालियांवाला बाग से संबंधित, जालियांवाला बाग से संबंधित है हंटर आयोग, ठीक है। दूसरा मुदिमन समिति, मुदिमन समिति, ये चेम्सफोर्ड योजना आया था, कब आया था? हाँ 1919 का चेम्सफोर्ड अधिनियम, 1919 का चेम्सफोर्ड अधिनियम के जांच के लिए, चेम्सफोर्ड के जांच के लिए, जांच के लिए आया था। एक सबसे इंपॉर्टेंट है अरुणदेल कमेटी, अरुणदेल समिति, अरुणदेल समिति। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन नहीं शुरू हुआ आप लोग का? हिस्ट्री में क्या चीज चल रहा है? एंशिएंट अरुणदेल समिति, लगता है शुरू होते होते आधा हिस्ट्री हम ही पढ़ा देंगे आप लोग को, मॉडर्न वाला। अरुणदेल समिति, बंगाल विभाजन कब हुआ था? बंगाल विभाजन को रद्द करना है, ये बोला था अरुणदेल समिति, ठीक ना, 11 में आके, ठीक है। अरुणदेल समिति बोला बंगाल विभाजन रद्द करने का प्रस्ताव, बंगाल विभाजन रद्द करने का प्रस्ताव। बंगाल विभाजन रद्द करने का प्रस्ताव जब पढ़िए तो इसी तरीका से पढ़िए, पूरा क्या बोले कि गन्ना वाला जो मशीन रहता है अंतिम तक जब तक नहीं निकल जाए एकदम, तब तक उसको पेरते रहना है, ठीक है ना। अभी इसमें समिति में आप आओ क्या पढ़ सकते हैं, पॉलिटी वाला आपको पूरा 6-7 वो समिति पूरा पढ़ा दिए, झंडा समिति, संघ समिति, प्रांतीय समिति, मौलिक अधिकार उप समिति, ठीक है, अल्पसंख्यक उप समिति, वो पढ़ सकते हैं, ठीक है। यूएनजीए का प्रेसिडेंट डेनिस फ्रांसिस, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, इसका पहले फुल फॉर्म लिख लीजिएगा। यूएनजीए का यूनाइटेड नेशन, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, जनरल असेंबली। डेनिस फ्रांसिस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। बताइएगा कुछ कुछ अपॉइंटमेंट बताइएगा। सीबीआई के डायरेक्टर किनको बनाया गया? सीबीआई के डायरेक्टर,
सीबीआई के डायरेक्टर प्रवीण सूद, प्रवीण सूद को बनाया गया, प्रवीण सूद। बताइएगा भारत के लोकपाल अभी कौन है? भारत के लोकपाल, भारत के लोकपाल, लोकपाल क्या होता है? पॉलिटी में पढ़ा देंगे, बस इतना भी जान लीजिए। अन्ना हजारे का आंदोलन जानते हैं? क्या चाहिए? अन्ना हजारे का आंदोलन, लोकपाल जनरली ये था ना कि पहले क्या होता था ना कि बहुत सा जो भी अधिकारी हैं या बहुत सा मंत्री हैं, कोई काम, कोई कानून, कोई भी अपराध कर देते थे तो उससे बच जाते थे, क्योंकि उनको उस चीज़ से बाहर रखा जाता था, उस दायरे से। बाद में ये बोला गया, अन्ना हजारे साहब ये सब आंदोलन किए कि उस सबको भी इस चीज़ में लाना चाहिए, एक बनाना चाहिए पूरा लोकपाल, जो कि मंत्री रहे चाहे अधिकारी रहे, अगर वो भी गलत काम करेगा तो उस पर भी एक्शन लिया जाएगा, ठीक है ना। उसको भी जांच करने का अधिकार है, मतलब उसके यहाँ भी जांच हो सकता है, इसके लिए लाया गया था, ठीक है ना, लोकपाल। तो भारत के पहले जो लोकपाल थे ना वो थे पिनाकी चंद्र घोष, लेकिन अभी वो नहीं है, ठीक है ना, अभी दूसरे लोकपाल हैं। उनका नाम है प्रदीप कुमार मोहंती, प्रदीप कुमार मोहंती। हम लोग के यहाँ 3 मोहंती हो गए हैं। कौन कौन मोहंती हैं? एक मोहंती किसके हैं? परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष है, परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष, अध्यक्ष ए.के. मोहंती है। और एक मोहंती कौन है? LIC के ए.के. मोहंती, LIC के अध्यक्ष, LIC के अध्यक्ष सिद्धार्थ मोहंती हैं। बताइएगा WHO का एक्सटर्नल ऑडिटर किनको बनाया गया है? WHO का एक्सटर्नल ऑडिटर, बाह्य लेखाकार, WHO का एक्सटर्नल ऑडिटर किनको बनाया गया? ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। GC मुर्मू, गिरीश चंद्र मुर्मू को, गिरीश चंद्र मुर्मू, गिरीश चंद्र मुर्मू को। अच्छा, भारत का भी उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनकर उपराष्ट्रपति। पता चला इतना याद कर लिया, यही भूल जाए, यही नहीं पता रहे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनकर। जब जगदीप धनकर को बनाया गया है, ठीक है, याद रखेगा। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, ये वाला इंपॉर्टेंट है, WHO का एक्सटर्नल ऑडिटर गिरीश चंद्र मुर्मू को जो बनाया गया, एक्सटर्नल ऑडिटर गिरीश चंद्र मुर्मू को। भारत के लोकपाल प्रदीप कुमार मोहंती हैं, ठीक है, याद रखेगा। CBI के डायरेक्टर प्रवीण सूद, LIC के अध्यक्ष सिद्धार्थ मोहंती, ठीक है। चलिए, अच्छा, SCO के अध्यक्ष कौन है? SCO के अध्यक्ष, SCO के अध्यक्ष वो इसरो के अध्यक्ष है, एक सोमनाथ। SCO के अध्यक्ष झैंग मिंग है। नाम इतना बढ़िया कि कभी नहीं भुलाते, झैंग मिंग, ठीक है, SCO के अध्यक्ष है झैंग मिंग। क्या? नहीं ये तो वही वाला हो गया, ब्रायन लारा और लारा दत्ता। और उसे तो फिर शिल्पा शेट्टी, सुनील शेट्टी, ठीक है। चलिए, आज इतना ही रहने दीजिए।